हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज की थी उसका तीसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। पीछे क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उनमें कोई क्वेरी हो तो बताना। चैनल के वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 20 क्वेश्चन करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी सामान्य से कम होने पर परिपथ का व्यवहार और लाइन धारा पावर फैक्टर में क्या महसूस किया जा सकेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस आर एल और सी रेजोनेंस सर्किट है। तो रेजोनेंस के लिए आपको कंडीशन बताइए कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होना चाहिए। तो एक्सएल से एक्ससी कट जाएगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इंपीडेंस के इक्वल होगा। ओके। अब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी का मान सामान्य से कम होने पर, 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का मान सामान्य से कम होने पर, तो देखते हैं क्या होगा। एक्सल कंडीशन है, एक्सल इज इक्वल टू एक्स सी। फॉर्मूला रहता है 2 पाई एफ एल, और एक्स सी के लिए रहता है 1/2 पाई एफ सी। अब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है तो एक्सल कम होगा। फ्रीक्वेंसी का मान एक्स सी के अंदर बढ़ रहा है तो एक्स सी की वैल्यू बढ़ेगी। एक्स सी का मान, एक्स सी के अंदर फ्रीक्वेंसी वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स सी के मान में कमी आएगी। तो करते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास 41 नंबर। आर एल सी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी सामान्य से कम होने पर परिपथ का व्यवहार और लाइन द्वारा पावर फैक्टर में क्या महसूस किया जा सकेगा। तो आर एल सी सीरीज रेजोनेंस के लिए आपको कंडीशन बताई कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो एक्सएल से एक्स सी कटेगा, रेजिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटेगा तो रेजिस्टेंस इक्वल में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर इंपीडेंस के तुल्य रहेगा। ओके। अब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो सामान्य से कम हो रही है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला रहता है 2 पाई एफ एल, और इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला रहता है 1/2 पाई एफ और सी। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है सामान्य से, तो एक्सएल का मान कम होगा। फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा। तो सीरीज सर्किट जो रहता है इसके अंदर जो टोटल करंट होता है, ये आई आर माने रेजोनेंट कंडीशन के अंदर आई एल माने या आई सी माने, तो सब में सेम रहता है। क्योंकि बात ये है कि तो करंट कहीं एयर से फ्लो करके थोड़ी जाएगा, तो करंट इक्वल रहेगा हर कंपोनेंट में। तो आई गुणा एक्सएल का मान करें, एक्सएल का मान फ्रिक्वेंसी कम होने से एक्सएल का मान कम हो रहा है, तो जो वी एल वोल्टेज है वो उसका मान भी कम होगा। आई गुणा एक्स सी करते हैं तो एक्स सी का मान अधिक, तो वी सी का मान अधिक।
कैपेसिटर पर वोल्टेज अधिक अधिक है इंडक्टर की तुलना में। तो इसके अंदर क्या वोल्टेज अधिक है इंडक्टर के ऊपर, तो सीरीज सर्किट के अंदर फ्रिक्वेंसी सामान्य से कम हो रही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा तो आर एल सी सीरीज सर्किट के अंदर कैपेसिटिव सर्किट रहेगा, कैपेसिटिव सर्किट रहेगा। और पावर फैक्टर की जो वैल्यू रहेगी कैपेसिटर के कारण रहेगा लीडिंग, एलईए लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। और आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर लाइन धारा होता नहीं है, तो आपको अभी बताया है जस्ट कि रेजिस्टेंस जो रहता है इंपीडेंस के इक्वल होता है, तो धारा का मान अधिक रहेगा, क्योंकि इंपीडेंस के अंदर ऐसी प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आर ऐड होता है, एक्स ऐड होता है, एक्स ऐड होता है, इसीलिए इंपीडेंस के अंदर केवल रेजिस्टेंस को मिला रहा है, इसका मतलब है कि लाइन धारा का मान ज्यादा है। पावर फैक्टर क्या महसूस किया जाएगा, तो पावर फैक्टर जब कैपेसिटिव सर्किट है तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, इसीलिए कैपेसिटिव सर्किट लोड करंट वृद्धि और लीडिंग पावर फैक्टर ऑप्शन नंबर रहेगा सी। और आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में अपने पढ़ लेते हैं। बनाते हैं इसका वेक्टर आरएलसी सीरीज सर्किट का। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी का मान बढ़े, ये है ओमेगा, ये है ओमेगा, और ये शो कर रहा है वर्टिकल जो लाइन है रेजिस्टेंस को, एक्सएल को, एक्ससी को, इंपेडेंस को। अब बात करें इसके अंदर, तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी का मान बढ़े या कम हो, लेकिन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है वो फिक्स रहती है। ये अपने पास आ गया रेजिस्टेंस। अब एक्स एल के लिए फॉर्मूला पढ़ा कि 2 पाई एफ एल, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाएं अपने, तो एक्सएल का मान बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान में कमी आ रही है, एक्स सी। अगर ये जो कंडीशन अब अपने को शो कर रही है, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। रेजोनेंस के अंदर अभी आपको जस्ट बताया कि जो रेजोनेंस आरएल से सीरीज सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में रहता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो होता है वो इंपीडेंस के इक्वल रहता है। तो ये लाइन आ गई इंपीडेंस की, इंपीडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम रहेगा, ये धारा आ गई। अब फ्रीक्वेंसी सामान्य से कम हो रही है, तो यहाँ पर मान क्या है, एक्स सी का मान ज्यादा है एक्सएल से, और ये जो लाइन है इस लाइन पे शो कर रहा है अपने को एक्सएल का मान एक्स सी के इक्वल है, और यहाँ पर एक्सएल का मान एक्स सी से ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर एक्सएल एक्सी का मान ज्यादा है, तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा इस लाइन पर, और फ्रिक्वेंसी सामान्य से ज्यादा होने पर लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। पूरा करो, आपको समझ आ गया होगा। अभी लो, 1 सेकंड, अभी अपने बात करें जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी के अंदर लो पावर जो फ्रिक्वेंसी रहती है,
लो पावर फ्रिक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2, और हाई पावर जो फ्रिक्वेंसी रहती है ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर। 41 का आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर करते हैं 42। किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग करंट रिसीविंग करंट के समान होता है? तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, इसका व्यवहार रहता है आर और एल की बनती है। मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आर एल सी शंट कंडक्टेंस की बनती व्यवहार करती है लाइनें। और ट्रांसमिशन जो लाइनें रहती है इनके अंदर लेंथ बढ़ने पर, ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ने के साथ एक्सल के मान में कमी आती है और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू रहती है ये इंक्रीज हो जाती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन की हाइट बढ़ा रहे हैं, तो हाइट बढ़ाने से कैपेसिटेंस जो रहता है लाइन टू लाइन का ये अनचेंज रहेगा, और लाइन टू ग्राउंड का चेंज होगा, कम होता है। और जो इंडक्टेंस रहता है इसका मान सेम रहता है, नो चेंज रहता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास शॉर्ट ट्रांसमिशन जो लाइन जो रहती है दो कंडक्टरों के बीच में शंट कंडक्टेंस के कारण करंट फ्लो नहीं कर सकता, इसीलिए सेंडिंग करंट इज इक्वल टू रहता है रिसीविंग करंट के इक्वल, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और इनके अंदर अदर पैरामीटर्स ज्ञात करने के लिए सोर्स एंड कंडेंसर मेथड, नॉमिनल पाई मेथड, नॉमिनल टी मेथड के द्वारा अलग पैरामीटर्स ज्ञात किए जाते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह ज्ञात करते हैं। तो अभी अपने पास आंसर हो जाएगा ए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इक्वल रहते हैं। और जो शॉर्ट ट्रांसमिशन अपने पास लाइन रहती है, मीडियम रहती है, लॉन्ग रहती है, तो इनके अंदर 20 केवी की लाइन रहती है, 20 केवी की, और 50 किलोमीटर की लेंथ रहती है। मीडियम के अंदर बात करें तो 20 से लेकर 100 केवी की वोल्टेज रहती है, और 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर की लेंथ रहती है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 100 केवी से ज्यादा रहती है और 150 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ रहती है। तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर 42 इज इक्वल्स टू ए। डीसी मोटर में फ्लक्स नियंत्रण विधि से प्राप्त होता है। अपने फ्लक्स नियंत्रण मतलब फील्ड को नियंत्रण कर रहे हैं, तो फ्लक्स को नियंत्रण करेंगे तो ये कांस्टेंट पावर ऑपरेशन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका कारण आपको बता देता हूं। यहाँ पर अपने फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पर आर्मेचर कंट्रोल कर रहे हैं। फील्ड कंट्रोल करेंगे तो कांस्टेंट पावर ऑपरेशन मिलेगा, और यहाँ पर अपने पास नियंत्रण करते हैं तो ये टॉर्क मिलता है अपने को, वेरिएबल। और आर्मेचर कंट्रोल के अंदर कांस्टेंट टॉर्क मिलता है और ये पावर को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर नंबर बी। 500 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी पर पावर मेजरमेंट के लिए कौन से मीटर होते हैं? वैसे शक्ति को मापन करने के लिए वाट मीटर रहता है आपके पास। कैलोरीमीटर और वोलोमीटर जो रहते हैं ये दोनों 500 किलो हर्ट्ज या हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर पावर मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर रहेगा डी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 45। तीन फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है तो 400 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करती है। अगर इसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है तो प्रारंभ में उत्पन्न टॉर्क की गणना करें। जो इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क रहता है अपने पास, ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। और ड्यूल जो मोटर रहती है अपने पास ये स्टार्टिंग कंडीशन में ही पूर्ण प्रवर्तन वोल्टेज देती है, पूर्ण स्टार्टिंग वोल्टेज अप्लाई कर देती है। इसके अंदर एनवीसी प्रोटेक्शन, ओएलसी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन रहता है।
एनवीसी का जो प्रोटेक्शन रहता है, एनवीसी के अंदर वोल्टेज समान से कम होने पर सर्किट को ट्रिप करती है, और ओएलसी जो रहती है ये ओवरलोड के लिए रहती है, ओवरलोड कॉइल। और जो बैकअप फ्यूज रहता है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है। इसके अंदर देखते हैं अपने कि ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने को 400 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है, 400 न्यूटन मीटर। ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट किया जाता है तो प्रारंभ में उत्पन्न टॉर्क कितना होगा? ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर अपने पास टैपिंग जो रहती है 50% पर, 50 और 60% के ऊपर, और 80% के ऊपर टैपिंग रहती है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में अपने पास टैपिंग रहेगी 50, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू होगी हाफ। जो टॉर्क रहता है ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, और अपने पास वोल्टेज रहेगी हाफ 1/2 का स्क्वायर करेंगे गुना स्टार्टिंग में टॉर्क कितना था 400, तो अपने पास मिलेगा 1/4 गुना 400, तो 4 से डिवाइड किया आ गया 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। ओके, ना समझाए तो बताना, दोबारा करेंगे सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 46, सॉ टूथ वेव आरएमएस वैल्यू रहती है। सॉ टूथ वेव फॉर्म के अंदर आरएमएस वैल्यू, पूरी कंप्लीट वेव फॉर्म का देखते हैं अपने वैल्यू। अपने पास साइन वेव रहती है, साइन वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, सॉ टूथ वेव फॉर्म, और हाफ वेव, ये हाफ रेक्टिफायर वेव भी कहते हैं। साइन वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर एवरेज वैल्यू, हार्म फैक्टर और पीक फैक्टर को अपने वैल्यू लिखेंगे। साइन वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू रहती है 0.707, औसत मान रहता है 0.637, हार्म फैक्टर 1.11। ये आरएमएस और औसत मान का अनुपात रहता है, और पीक फैक्टर की वैल्यू रहती है 1.414। स्क्वायर वेव के लिए आरएमएस एक, एवरेज एक, हार्म फैक्टर एक, और पीक फैक्टर की वैल्यू एक रहती है। शॉर्ट टूथ जो वेवफॉर्म होती है इसके अंदर आरएमएस 0.577, औसत मान 0.501, हार्म फैक्टर 1.15, पीक फैक्टर 1.732। हाफ वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू 0.5, औसत मान 0.318, हार्म फैक्टर 1.57, और पीक फैक्टर रहता है 2, यानी कि √4। अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट टूथ वेव आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, तो इसके लिए आपने देखा 0.577, पहले का हो जाएगा डी, तो ए हो रहा है, बी हो रहा है, और डी। शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू तो 0.501, तो 2 नंबर के लिए हो जाएगा जी ऑप्शन। तो जी, बी एंड डी के लिए है। शॉर्ट टूथ वेव पीक वैल्यू कितनी देती है, पीक वैल्यू आपको होता है 1.732, तो 3 नंबर का 3, सी का सी। यहाँ पर बी भी सही है और डी भी सही है। हाफ वेव फार्म फैक्टर कितना रहता है, तो 1.57 रहता है, 4 नंबर का हो जाएगा एच। तो ऑप्शन नंबर अपने पास बचेगा ओनली सिर्फ बी। और पीक फैक्टर रहता है, हाफ वेव पीक फैक्टर कितना होता है, तो उसका वैल्यू रहती है 2 √4, तो 5 का वैल्यू रहेगा ए। ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल, ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल्स टू राइट। नाउ देखना एक बार वापिस उन वैल्यूज को स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। थायरेक्टर में अवर वोल्टेज सेफ्टी डिवाइस क्या रहता है, तो वोल्टेज कैलेंडर डिवाइस होता है, और हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए थायरेक्टर भी लगाते हैं जो उच्च वोल्टेज उछाल को
फॉरवर्ड वाइज कर देता है, और जिसका जो थायरिस्टर के ऊपर ओवर वोल्टेज की वेवफॉर्म आई, उसको थायरिस्टर के नुकसान होने से बचा लेता है, जंक्शन नुकसान को। और करंट एंड वोल्टेज दोनों के लिए देखें तो वो अपने पास रहता है करंट एंड वोल्टेज के लिए स्नापर सर्किट रहता है। और डीवी बाई dt वोल्टेज क्या रहता है, थायरिस्टर के एनोड टर्मिनल्स के ऊपर फॉरवर्ड वाइज में लगाया गया वह वोल्टेज का न्यूनतम मान, जिसके ऊपर वह ऑफ स्टेट में रहता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है, से वोल्टेज का मान आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो वह फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है। उस वोल्टेज को डीवी बाई dt वोल्टेज कहते हैं। और फिंगर वोल्टेज क्या रहती है, तो एससीआर के एनोड के दो टर्मिनल्स के ऊपर फॉरवर्ड बस में लगाया गया वोल्टेज का वह अधिकतम मान, जिसके ऊपर गेट टर्मिनल्स पर अपने ट्रिगरिंग दे देते हैं तो भी वह कंडक्शन मोड में नहीं आता, उस वोल्टेज को फिंगर वोल्टेज कहते हैं। अभी अपने पास 47 का हो जाएगा बी। 48 नंबर, ट्रांसफार्मर में अप्लाई वोल्टेज और प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ के मध्य कितने डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर रहती है, ये ट्रांसफार्मर पर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू रहती है। ये जो करंट रहता है, ये करंट की वैल्यू रहती है आई डब्ल्यू, जो रेजिस्टेंस के कारण, नो लोड पर जो रेजिस्टेंस के कारण होता है लॉस, उसको कंपनसेशन करता है। और ये जो करंट रहता है 90 डिग्री लेगिंग के अंदर, ये करंट होता है आई म्यू, जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज में रहता है। और आई डब्ल्यू और आई म्यू दोनों जो मिलकर जो करंट बनता है वो होता है आई नोट करंट। ये करंट 2 से 5% रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, और इंडक्शन मोटर के अंदर 40 से 50% के मध्य रहता है। और इसके अपोजिट जो रहता है ये E2 की वैल्यू रहती है, और यहाँ पर E1 होता है। और जो अब अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ के मध्य एंगल कितना हो गया अपने पास, 180 डिग्री समान, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया। आई नोड जो वैल्यू रहती है स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। तो आई नोड का जो अपने स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। और आई डब्ल्यू जो रेजिस्टेंस का कारण लॉस कंपनसेशन हो रहा है, ये ज्ञात करने के लिए आई जीरो कोस फाई रहता है। साइन फाई की वैल्यू आपको ज्ञात करना पिछले लेक्चर में शायद बताया आपको। और आई म्यू का मान ज्ञात करने के लिए आई जीरो साइन फाई रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्टिंग किस वोल्टेज साइड टेस्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर की कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर ओपन सर्किट लगेंगे, ये एम्पीयर मीटर है, ये वाट मीटर है। इनके कनेक्शन देखें मीटर के हिसाब से, तो ये एम एल सी वी, ये मेन टर्मिनल, लोड करंट, कॉमन टर्मिनल और वोल्टेज। ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है। और यहाँ पर अपने पास लग जाएगा वोल्ट मीटर। ट्रांसफार्मर को नो लोड टेस्टिंग जो करते हैं वो लो वोल्टेज साइड किया जाता है। लो वोल्टेज साइड ही क्यों करते हैं, तो इसका लो वोल्टेज का रीजन रहता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर लो वोल्टेज साइड करंट की वैल्यू हाई रहती है, सेम केवी रेटिंग के लिए करंट की वैल्यू हाई, तो करंट को 2 से 5% जो अपने मापन करते हैं मीटर की सहायता से, वो आसानी से मेजरमेंट कर लेंगे। हाई वोल्टेज साइड करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू हाई, करंट का मान और ज्यादा कम, और उसका 2 से 5% करंट मेजरमेंट करना
काफी कठिन हो जाता है। और लो वोल्टेज साइड करंट की वैल्यू हाई, तो जो मीटर्स रहते हैं उनके अंदर फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन रहता है उसमें सेंसिटिविटी लो वोल्टेज की तुलना, लो डिफ्लेक्शन की तुलना में हाई डिफ्लेक्शन या फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर रेटिंग जो रहती है वो हाई होती है। एक्यूरेसी हाई देखने को मिलती है, इसीलिए लो वोल्टेज साइड टेस्टिंग करते हैं। अभी अपने पास इसका आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज साइड, क्योंकि लो वोल्टेज होगी तो करंट की वैल्यू हाई, जिसका 2 से 5% मीटर्स के द्वारा मापन करना आसान होता है। साथ में करंट की वैल्यू हाई, तो जिसके कारण 100 मीटर्स के लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू हाई, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होने के कारण सेंसिटिविटी भी उनकी हाई रहती है। जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात करें, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 3% एरर है, और हाफ स्केल डिफ्लेक्शन में 6% होगा, और 1/4 स्केल के ऊपर स्केल डिफ्लेक्शन के अंदर 12% एरर होगा। इसीलिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन को लेते हैं, लो वोल्टेज साइड पर टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में। और लो वोल्टेज टेस्टिंग में आई डब्ल्यू, आई नोट और आई म्यू की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में आपको करवा दिया। डायोड और ट्रांजिस्टर में थर्मल रनवे क्या होता है? तो रन थर्मल रनवे की अपने बात करें तो थर्मल रनवे डायोड और ट्रांजिस्टर के ऊपर होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस रहती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। जैसे ही धारा का मान फ्लो करेगा, धारा का मान फ्लो करने से जो हीट है ये बढ़ेगी। हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस के मान में कमी आती है और कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो धारा का मान और ज्यादा बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो हीट की वैल्यू बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा। हीट आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर टी। हीट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मान और ज्यादा कम होगा और कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। अंत में ये जो डायोड और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, इनमें धीरे धीरे करंट का मान इतना बढ़ जाता है कि डायोड और ट्रांजिस्टर स्वतः ही खुद को नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए असामान्य धारा बढ़ोतरी होती है और उच्च तापमान से नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अपने पास। थर्मल रन होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहती है। डायोड और जो ट्रांजिस्टर रहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं, निर्माण किए जाते हैं। इसके अंदर धारा का मान फ्लो करता है तो हीट पैदा होगी। हीट के कारण रेजिस्टेंस में कमी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण धारा का मान और ज्यादा बढ़ेगा। और ज्यादा बढ़ने से हीट बढ़ेगी। हीट अपने पास आई स्क्वायर आर टी रहता है। हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान और ज्यादा कम होगा, कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। धीरे धीरे ये जो सेमी कंडक्टर डिवाइस रहती है, धारा का मान इतना बढ़ जाता है कि ये स्वतः ही खुद को नष्ट कर लेती है, उच्च धारा बढ़ोतरी के कारण और उच्च तापमान नुकसान के कारण। इसे थर्मल रनवे कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 51, एफईटी पर चालित होती है। एफईटी वोल्टेज पर चालित डिवाइस है, वोल्टेज पर चालित डिवाइस है और यूनिपोलर एलिमेंट रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन या होल्स के किसी एक के कारण करंट का मान फ्लो करता है, किसी एक के ऊपर ऑपरेट होती है ये। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 52, लेड एसिड बैटरी में लोड वाट घंटा प्रति किलोग्राम, उपयोग अपेक्षित घनत्व वाट घंटा प्रति लीटर और वाट आवर दक्षता क्रमशः होगी। क्रमशः बतानी है। तो अपने पास जो लेड एसिड बैटरी होती है, इसकी वोल्टेज रहती है 2.1 वोल्टेज। पॉजिटिव फ्लैट चार्जिंग कंडीशन में पीवी और 2 की रहती है, नेगेटिव फ्लैट पीवी की रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। पानी 3 अनुपात में और एसिड 1 अनुपात में मिलाकर डाइल्यूट करके मिलाया जाता है। वाट घंटा दक्षता की बात करें तो ये वाट घंटा दक्षता की तुलना में बैटरी के अंदर एम्पियर घंटा दक्षता इसलिए लेते हैं क्योंकि वोल्टेज काफी स्टेबल रहती है, वोल्टेज का मान उतार चढ़ाव नहीं होता, इसलिए एम्पियर और दक्षता लेते हैं।
वाट घंटा दक्षता होती है 72 से लेकर 80% तक। एम्पियर और एफिशिएंसी रहती है इसके अंदर 90 से लेकर 95% तक। 5 साल के एवरेजली जीवन काल होता है। और जो वाहनों के अंदर बैटरी होती है वो 30 से लेकर 60 एम्पियर हावर्स की होती है। तो और इसके अंदर जो लोड होता है वाट घंटा प्रति किलोग्राम के अंदर से, वो होता है 180 वाट घंटा प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है अभी। और जो अपेक्षित घनत्व वाट घंटा प्रति लीटर में जो कंजप्शन होता है वो होता है 60 से 110 वाट घंटा प्रति लीटर। और एफिशिएंसी रहती है वाट घंटा की बेहतर से 80%, 72 से 80%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास सी। ऑप्शन नंबर सी। और डिस्चार्जिंग कंडीशन में प्लेटें रहती है PbSO4 के अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे आपको केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे अपने बैटरी के अंदर, नॉर्मली इसके देखें फॉर्मूला कैसे ये वर्क करता है। पॉजिटिव प्लेट जैसे अपने पास PbO2 की है, और इस पर चार्ज जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगी तो H2 आएगा पॉजिटिव प्लेट पर, और एसिड है अपने पास H2SO4। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी PbSO4 के अंदर प्लस 2H2SO4 के अंदर कन्वर्ट होगी पॉजिटिव प्लेट। कई फॉर्मूले ये पूरी इक्वेशन पूछ लेता है। और नेगेटिव प्लेट रहेगी Pb की प्लस SO4 इस प्लेट पर आएगा, इसके कारण ये प्लेट कन्वर्ट हो जाएगी PbSO4 के अंदर। और चार्जिंग कंडीशन में देखें तो जो पॉजिटिव प्लेट है डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगी PbSO4 की, और 2H2SO4 प्लस इस पे आएगा SO4 डिस्चार्जिंग के समय। तो ये हो जाएगा PbO2 प्लस 2HSO4 2H2SO4। और नेगेटिव प्लेट होगी PbSO4 की, और इसके अंदर आएगा अब बैटरी चार्ज कर रहे हैं। पहले 2H2 पॉजिटिव प्लेट पर था, अब है नेगेटिव प्लेट पर प्लस इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास H2SO4 का। तो ये कन्वर्ट होकर अपने पास प्लेट बन जाएगी Pb की, Pb प्लस 2H2SO4। बात करते हैं निकल आयरन बैटरीज की। इसके अंदर 2 पॉइंट, इसके अंदर वोल्टेज रहती है 1.2 वोल्टेज। पॉजिटिव प्लेट NiOH निकल हाइड्रोक्साइड की रहती है, और नेगेटिव प्लेट Fe की रहती है। वाट घंटा दक्षता रहती है 60%, 60 से 65%। और एम्पियर और एफिशिएंसी रहती है 80%। और 10 इयर्स का जीवन काल रहता है इसका। डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट रहती है अपने पास NiOH2, पहले 4 था, और नेगेटिव प्लेट हो जाएगी FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड की। इसका फॉर्मूला तो देख लेते हैं। चार्जिंग कंडीशन डिस्चार्जिंग कंडीशन में देखें अपने पास, डिस्चार्जिंग कंडीशन में तो पॉजिटिव प्लेट है NiOH4 प्लस, इस टाइम आएगा 2K इस प्लेट पर, और ये प्लेट बन जाएगी NiOH2 प्लस 2KOH आ जाएगा। तो यहाँ से 2H आ गया यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का, और 2 चला गया OH हाइड्रोक्साइड OH2 इधर। Fe की पॉजिटिव प्लेट रही, नेगेटिव प्लेट होगी प्लस जो एसिड इसके अंदर भरा जाता है वो 2KOH प्लस 21% लिथियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो ये प्लेट हो जाएगी FeOH2 की। चार्जिंग कंडीशन में बात करते हैं। चार्जिंग कंडीशन के अंदर पॉजिटिव प्लेट डिस्चार्ज में रहेगी OH2 की प्लस, इस प्लेट पर पहले नेगेटिव पर आ रहा था, अब 2H2OH आएगा पॉजिटिव प्लेट पर। ये बैटरी NiOH4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग कंडीशन में नेगेटिव प्लेट FeOH
2 3 प्लस यहाँ पर 2 के आएगा, आप जो एसिड का, तो यहाँ पर बच जाएगा, बनेगा अपने पास Fe+2KOH। इसी प्रकार निकिल कैडमियम बैटरी का रहेगा, निकल कैडमियम बैटरी के अंदर पॉजिटिव प्लेट का एक्शन निकल आयरन बैटरी के समान रहेगा, लेकिन नेगेटिव प्लेट रहेगी। ये डिस्चार्जिंग हो रही है इस कंडीशन में, तो डिस्चार्जिंग में कैडमियम होगी प्लस 2OH आएगा इस प्लेट पर, तो ये बन जाएगी कैडमियम हाइड्रोक्साइड। और चार्जिंग कंडीशन में बात करें तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कन्वर्ट हुई है, प्लस आएगा 2K, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कैडमियम +2KOH, कैडमियम प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने पास सी। क्वेश्चन नंबर 53, वोल्टेज फीडबैक बाइसिंग किसे कहते हैं? वोल्टेज फीडबैक जो बाइसिंग रहती है अपने पास 4 प्रकार की, बेस रेजिस्टेंस बाइसिंग, अमीटर रेजिस्टेंस बाइसिंग, वोल्टेज फीडबैक। फीडबैक बाइसिंग और बेस रेजिस्टेंस बाइसिंग, अमीटर रेजिस्टेंस बाइसिंग, फीडबैक बाइसिंग और वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो बेस रेजिस्टेंस बाइसिंग को कहते हैं फिक्स बाइसर, काफी कम यूज में लिया जाता है इसको। अमीटर रेजिस्टेंस बाइसिंग को कहते हैं करंट, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, करंट फीडबैक, करंट फीडबैक बाइसिंग। और फीडबैक जो बाइसिंग रहते हैं इसे वोल्टेज फीडबैक बाइसिंग या कलेक्टर टू बेस बाइसिंग। दो इंडक्टर लगे रहते हैं, L1 रहता है कलेक्टर के ऊपर और ट्रांजिस्टर के, और L2 जो इंडक्टर रहता है वो होता है बेस के ऊपर। L1 जो इंडक्टर रहता है वो L2 को बाइसिंग पॉजिटिव फीडबैक बाइसिंग प्रदान करवाता है, इसीलिए कलेक्टर टू बेस बाइस कहा जाता है। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है, इसे सेल्फ बाइसिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास अभी डी, कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग एंड फीडबैक बाइसिंग दोनों के नाम से जानते हैं वोल्टेज फीडबैक बाइसिंग को। क्वेश्चन नंबर 54, एक टेस्ला जो रहता है 10 की पावर 4 वोल्ट के तुल्य रहता है। एक जो वेपर रहता है ये 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल होता है। एक मैक्सवेल का मतलब है एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। आंसर रहेगा अपने पास डी। टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट रहती है वेबर्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर, 5 डिवाइडेड बाय एरिया से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, डीसी जनरेटर में कॉपर लॉस कुल लोड का कितना परसेंट होता है? तो ये 30% से लेकर 35% तक रहता है। 10 से 20% जो होता है ये आयरन लॉस रहता है, और फ्रैक्शन लॉस 5 से 10% होता है। क्वेश्चन 55 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। डीसी मशीन में बिंदुओं का मिलान कीजिए, डीमैग्नेटाइजेशन रहता है। डीसी नहीं है बल्कि डी डीई नहीं है, डीसी है। डीसी मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन, जो डीसी मशीन रहती है इनमें डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन रहता है, जबकि एसी मशीनों में
डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन और मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन भी रहता है। तो डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है 4 थीटा डिवाइड बाय 360 ब्रैकेट में आर्मेचर धारा अपॉन में नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ गुणा जेड अपॉन में 2p। जेड रहता है नंबर्स ऑफ कंडक्टर और p रहता है नंबर्स ऑफ पोल और a रहता है नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ, a रहता है i, a रहता है आर्मेचर करंट। इसके द्वारा डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन ज्ञात किया जाता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के लिए रहता है 360 डिग्री माइनस 4 थीटा डिवाइड बाय 4 थीटा ब्रैकेट में आर्मेचर धारा अपॉन में नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ गुणा जेड अपॉन में 2p रहता है। तो इसीलिए ए का रहेगा ए और बी का रहेगा बी। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो रहता है पोल सैचुरेशन से पहले रहता है और डीमैग्नेटाइजेशन जो होता है पोल सैचुरेशन के बाद रहता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण आर्मेचर पर स्पार्किंग पैदा होती है और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण आउटपुट वोल्टेज में कमी आती है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन 90 डिग्री एंगल से फ्लक्स को क्रॉस करता है और डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर 180 डिग्री के एंगल से फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। फ्लक्स कम होने से आउटपुट वोल्टेज में कमी आती है और 90 डिग्री के एंगल से करेगा तो उस पोल पर आर्मेचर का जो कम्यूटेटर रहता है उसके ऊपर स्पार्किंग देखने को मिलती है। अभी अपने पास पहले था ए और डी और डी मैग्नेटाइजेशन के कारण आउटपुट वोल्टेज में कमी ए डी और ई, ए डी ई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने अपने क्रॉस डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में बड़ी तरह से जान रहे हैं तो अपने पहले डीमैग्नेटाइजेशन जो आर्मेचर रिएक्शन है उसी को देख के आंसर का उत्तर दे सकते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन पोल सैचुरेशन के बाद होता है और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पोल सैचुरेशन के जस्ट पहले होता है। क्वेश्चन नंबर समझ आ गया होगा शायद तक आपको। क्वेश्चन नंबर 57 डीसी डीई नहीं है भाई, डीसी है। डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में इंटरपोल और आर्मेचर के मध्य एयर गैप। जो ये वाइंडिंग का जो इंटरपोल रहता है ये अपने पास D1 और D2, ये वाइंडिंग F1 और F2, ये वाइंडिंग अपने पास E1 और E2, A1 A2। ये जो वाइंडिंग है ये IS 4718 1975 अधिनियम के अनुसार है। ये नियम बनाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसी के हिसाब से 47 IS 4718 1975। D1 D2 है ये डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। F1 F2 है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर जो वाइंडिंग रहती है। E1 E2 शंट फील्ड वाइंडिंग और A1 A2 आर्मेचर वाइंडिंग को शो करता है। और इंटरपोल के लिए B1 B2 और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के लिए C1 और C2। स्पार्किंग को कम करने के लिए डी अपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं और कम्यूटेशन में सुधार के लिए इंटरपोल वाइंडिंग लगाते हैं। अभी इंटरपोल जो रहते हैं अपने पास ये मेन पोलों के जो रहते हैं उतनी ही संख्या इंटरपोल की रहती है, जबकि क्रॉस फील्ड जो जनरेटर रहते हैं उनमें डबल हो जाती है संख्या। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में इंटरपोल और आर्मेचर के मध्य जो एयर गैप होता है दोनों में समान लेकिन ज्यादा होता है। डीसी मोटर और जनरेटर में इंटरपोल के मध्य एयर गैप जनरेटर में जनरेटर मोटर में मेन पोल से ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। इंटरपोल वाइंडिंग जो रहती है इनके जो पोल होते हैं इनका पोल का जो फेस और आर्मेचर जो रहता है इनके मध्य जो एयर गैप माने अपने ये मेन फील्ड की तुलना में मेन फील्ड जो पोल होते हैं उनसे ज्यादा एयर गैप रहता है और जनरेटर मोटर में दोनों में सेम रहता है। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी। आपने 58
ट्रांसमिशन लाइनों में एंटी पोल क्लाइंबिंग डिवाइस रहती है जो ट्रांसमिशन लाइन के लेटेक्स टेल टावर रहते हैं उनके ऊपर कोई इंसान चढ़ ना पाए। इसीलिए ये एंटी पोल क्लाइंबिंग डिवाइस लगी रहती है। जो कंटेस्ट रहते हैं उनको एंटी पोल क्लाइंबिंग डिवाइस बोला जाता है। कम से कम 1 मीटर की ऊंचाई पर लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मीटर की ऊंचाई पर एंटी पोल क्लाइंबिंग डिवाइस लगी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू राइट। क्वेश्चन नंबर 59, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर 555 पीरियोडिक टाइम कितना होता है? तो इसका रहता है 1.1 आरसी, फिक्स रहता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60, 1 डेसिबल पावर लेवल परिवर्तन करता है? तो ये करता है 26% को। ओके दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की सीरीज से आज 20 क्वेश्चन किए हैं, टोटल हो गए अपने 60 क्वेश्चन। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय।